अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोफ्यूल एंड बायो रिफाइनरी का सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे थे। दैट वाज एग्रो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स और एग्रो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जिसके अंदर हमने ये देखा था जो चीज़ें इंडस्ट्री से आ रही होती हैं, इंडस्ट्री में एग्रीकल्चरल चीज़ें यूज हो रही होती हैं, उनको हम कहाँ कहाँ बायोफ्यूल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिग्नो सेल्यूलोजिक फीड स्टॉक की बात कर रहे थे। लिग्नो सेल्यूलोजिक फीड स्टॉक वो मटेरियल है जो जमीन में दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो मैंने बताया था कि 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। द फर्स्ट वन इज दी सेलुलोज। सेलुलोज का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सेकंड इज हेमिसेलुलोज, जो एक हेट्रोपॉलीमर है। मैंने आप लोगों को काम करने के लिए दिया था हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज का डिफरेंस। फिर उसका तीसरा कंपोनेंट था लिग्निन। ये लिग्निन है। इस तरीके से ये क्या होता है, ये आपके प्लांट के स्ट्रक्चर में सेल वॉल में बाइंड होते हैं। साइड्स पे ये ब्राउन वाली लिग्निन होती है, दरमियान में ग्रीन वन जो है वो आपकी सेलुलोज की चेन है, उसको ट्विस्ट और कॉइल किया हुआ होता है हेमीसेलुलोज में। तो ये एक नेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर तीनों चीजें एक साथ जुड़ के चल रही होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये अ, एक तरह का बायो मटेरियल है जो आपके उसमें मौजूद होता है। सेकंड मटेरियल जो हमारे पास मौजूद होता है वो होता है आपका स्टार्ची प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर स्टार्च निकल रहा होता है, स्टार्च एज अ बायो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होता है। स्टार्च भी हमारा पॉलीमर है और पॉलीसेकेराइड है, जो कि जो हम चीज़ें खाते हैं या जो हम सीरियल ग्रेन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारी जो फूड में इस्तेमाल होता है वो स्टार्च ही होता है। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनके अंदर जो बनाने के अंदर भी हमारे पास स्टार्च इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा जो आपके पास फूड है, फीड है, उसके अंदर भी स्टार्च इस्तेमाल हो रहा होता है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है, ग्लूकोज से मिलके बनता है। और इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके की चेन्स होती है। एक लीनियर चेन्स होती है लाइक दिस, और एक ब्रांच चेन होती है। लीनियर चेन को हम अमाइलोज कहते हैं जो ग्लूकोज से मिलके बनता है, और ब्रांच चेन में भी ग्लूकोज ही होता है, उसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। 1,4 पे लीनियर चेन होती है, 1,4 लिंकेज पे, और 1,6 जो होती है ये वाली लिंकेज पे अब आपका अमाइलोपेक्टिन होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं इन दोनों पे, लिग्नोसेलुलोज पे और आपके स्टार्च पे, जैसे कि पार्ले, कॉर्न, राइस, सोयाबीन, व्हीट, इन सब के अंदर आपके पास स्टार्च मौजूद होता है। जो ग्रेन होता है उसके अंदर हमारे पास स्टार्च होता है, और जो उसकी ब्रान होता है, जो उसका छिलका होता है, उसकी कवरिंग्स होती है, वहां पे आपका क्या होता है, आपके पास लिग्नोसेलुलोजिक लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल मौजूद होता है। और इन दोनों से मिलके आपका एक पौधा बन रहा होता है। स्टार्च को हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इसके अंदर आपका जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, और जो सेलुलोज होती या लिग्नोसेलुलोज होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ये मिलके आपका स्ट्रक्चर बनाती है। जब हम बात करते हैं सेलुलोज की, स्टार्च की, तो स्टार्च क्योंकि हमारे खाने में इस्तेमाल होता है, तो हमने बात की थी कि वन फर्स्ट जनरेशन फ्यूल तो बन जाएगा इससे, लेकिन मसला ये आएगा कि जो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है वो अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास फूड शॉर्टेज हो सकती है। दैट इज वाई जो सेकंड ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप वेस्ट से बनाएं। तो वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अभी हम ये देखें कि वेस्ट की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है कि उसमें से आपके पास शुगर जो है वो रिकवर हो जाए। तो वेस्ट की प्री ट्रीटमेंट के कई मेथड होते हैं। पहले भी हमने शायद मैंने जिक्र किया था आप लोगों से, 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल। और या कॉम्बिनेशन में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और इससे आप अपना क्या करते हैं, ग्रीन की ब्रेक डाउन करके उससे आप अपना मटेरियल हासिल करते हैं और उसके ऊपर शुगर्स बनाते हैं। स्टार्च की जब हम बात करते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन क्या होती है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की। और स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से सिंपली आपके पास ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, टेक्सट्रिन रिलीज हो जाता है, उससे आपकी शुगर्स बन जाती है। लेकिन जब हम लिग्नोसेल्यूलोजिक की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आपके पास मटेरियल है, इसको आपने अ, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया, तीनों चीजें आपस में लिपटी हुई है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, उसकी ट्रीटमेंट जो होती है बहुत एक्सटेंसिव होती है। हमारे पास एक और मेथड होता है जो हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होती है, जिसके अंदर आप पानी
और हीट को इन्वॉल्व करते हैं। और स्टीम के अंदर आपने क्या करना होता है, कुक करना होता है उस स्टीम के अंदर। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास हाई स्टीम पे, हाई प्रेशर स्टीम के ऊपर आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है, और उसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अब बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को बढ़ा भी सकती हैं, और आपकी जो बायोफ्यूल है उसको क्या कर सकती हैं, उसको फिजिबल बना सकती हैं। और ये इन्हीं की वजह से क्या हो सकता है, आपका जो बायोफ्यूल होता है वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यानी कि अगर आप हार्श ट्रीटमेंट करेंगे, केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, नुकसानदेह। तो अगर हम बात करते हैं केमिकल प्री ट्रीटमेंट की, तो केमिकल प्री ट्रीटमेंट में दो तरीके की ट्रीटमेंट होती है, एसिडिक और अल्कलाइन। या तो आप अपने मटेरियल को एसिड से ब्रेक डाउन करवाएं, जैसे HCl है, HNO3 है। जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो हमारे पास जो है वो केमिकल प्री ट्रीटमेंट के मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप एसिड के थ्रू ट्रीटमेंट करें या बेस के थ्रू ट्रीटमेंट करें। और दोनों केसेस में क्या होता है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हार्श होती हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। एसिड्स की अगर हम बात करें तो HCl है, HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, इनको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और हम बेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस भी मौजूद है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है। ये सारी के स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, और इनके थ्रू आपने क्या करनी होती है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करना होता है। और अगर सेलुलोज इनके थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, जिसको हम एंजाइमेटिक मेथड कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जितना भी वेस्ट निकल रहा है, अब क्या होता है कि हम हमारे पास जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो वेस्ट निकल रहा है वो क्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वैलराइज कर रहे हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पूरा कोर्स का जो क्या कहना चाहिए, मेन एम है ना, वो ये है कि आप किस तरीके से वेस्ट से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो वेस्ट की क्या हो रही है, वैलराइजेशन हो रही है। आप वेस्ट को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बेनिफिशियल सब्सटेंस में, फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको उसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं, आप अपना कैपिटा जो है वो सेव कर रहे हैं, और वो जो है वो आप उसको फ्यूल के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं। Given the- ठीक है जी। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, केमिकल मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड इज दी बायोकेमिकल और थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल और थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों बहुत सस्टेनेबल हैं। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल मेथड के अंदर आपके पास एंजाइम्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं। एंजाइम्स कब इस्तेमाल होते हैं, एंजाइम्स जब भी इस्तेमाल हो रहे होंगे तो वो आपके प्रोसेस को क्या कर देते हैं, माइल्ड कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। whenever we utilize enzymes, then the process will be cheaper and the process will be good for our environment, ये हमें पता है। ठीक है। तो सेकंड इज दी थर्मोकेमिकल मेथड। एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पे दो चीजें आ रही है, थर्मो दैट मीन्स हीट और टेम्परेचर, एंड द अदर थिंग इज केमिकल। तो आपने या तो टेम्परेचर, हीट और केमिकल को यूज करना है, या फिर आपने एंजाइम्स को यूज करना है। इन बोथ केसेस आपकी क्या हो रही होती है, प्री ट्रीटमेंट हो सकती है। तो बायोकेमिकल कन्वर्जन में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल मेथड्स को और केमिकल, मतलब एंजाइम्स भी बायो केमिकल ही है ना, बायोमोलिक्यूल ही है, उनको यूज करते हैं। अब बात की कि कौन सी चीज को कब इस्तेमाल करेंगे हम, तो यहाँ देखें कौन सी चीज को अब हम कब इस्तेमाल करेंगे। या हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, जब हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का कंटेंट हाई होगा,
कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो जो है वो 30% से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम बायोकेमिकल कन्वर्जन यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। जब मॉइस्चर ज्यादा है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ज्यादा है, लिग्निन कम है, तो हम क्या करेंगे, बायोडीजल, बायोमीथेन, बायोइथेनॉल, बायोबुटानॉल बनाने के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये जो नाम लेना, बायोडीजल, बायोमीथेन, बायोइथेनॉल, अभी हम बात करते हैं, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो अभी हम फ्यूल्स देखेंगे कि कौन कौन से फ्यूल्स हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, बायो फ्यूल्स हैं, जो कि यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, आपके बायोफ्यूल के डोमेन में आते हैं। ठीक है। जब ये चीजें होंगी, लाइक क्या चार क्राइटेरिया है, मॉइस्चर ज्यादा होगा, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ज्यादा होगा, कार्बन टू नाइट्रोजन CN रेशियो जो है वो मोर देन 30% होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर वाइस वर्सा है, लेट्स से वी हैव द लो मॉइस्चर कंटेंट, हाई लिग्निन, वाइस वर्सा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलुलोज और हेमी सेलुलोज क्या होंगी, कम होंगी। जब हेमी सेलुलोज और जब सेलुलोज कम है, तो दूसरी चीज क्या है, लिग्निन ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, और कार्बन एंड नाइट्रोजन क्या है, वो 30% से कम है। तब हम क्या करेंगे, थर्मोकेमिकल मेथड यूज करेंगे। और ये थर्मोकेमिकल मेथड की जो से जो फ्यूल बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ये यहाँ पे सारे थर्मोकेमिकल मेथड से बनने वाले फ्यूल लिखे हुए हैं, बायोचार, बायो ऑयल, सिनगैस, बायोकोल, ये तमाम की तमाम वो चीजें जो आप थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस से बना रहे हो। हमने देखा है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको एग्जाम्पल दी थी, किसी ने आंसर किया था कि जो बारबेक्यू के लिए हमारे पास घरों में कोयला लेकर आते हैं, मैंने पूछा था कैसे बनता है, तो वही बता रहे, किसी ने कहा था कि ये जो बन रहा होता है वो हम उसको जलाते हैं, लकड़ी से बन रहा होता है। बेसिकली जो हम वुड को बर्न करते हैं, और उसकी बर्निंग का एक खास प्रोसेस होता है, उस बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू जो हम जिसको हम कोयला कह रहे हैं, बेसिकली वो चारकोल है, वो बन रहा होता है। और वो चारकोल क्या है, वो एक थर्मोकेमिकल मेथड है, और उससे आप क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बायोडीजल या बायोबुटानॉल बने, बहुत सिंपल बायोचार, या आपके पास बायोकोल भी बन सकता है, वो भी क्या होगा, आपका बायोफ्यूल ही है। बायोफ्यूल क्या है, कोई भी ऐसा फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हुए बने और कम टाइम ड्यूरेशन में बने, उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है जी। अभी तक किसी को कोई सवाल है तो कर लीजिए। तो हमने देखा, एनी क्वेश्चन? ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कि हमारे पास जो भी फ्यूल बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, तो उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करने से पहले हमारे पास क्या करना होता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। अब आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, कि यहाँ पे टाइप्स है बायोफ्यूल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। If you have any question, you can simply ask or type in the chat box, तो मैं पढ़ के उसको जवाब दे दूंगी, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरी हो वो साथ साथ ही जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा, दो डिफरेंट चीजें हैं जो आपके आपके टॉपिक में आ चुकी हैं। एक मैंने पढ़ाया था आपको, जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो जनरेशन इज समथिंग एल्स, टाइप्स या एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल इज समथिंग एल्स। यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, एग्जांपल्स ऑफ बायोफ्यूल। ठीक है। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी फेमस, बायोएथेनॉल। इथेनॉल की हमने बहुत सारी डिस्कशन इनिशियली कर ली थी, तो मैं दोबारा से अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बहुत सी गो थ्रू करूंगी कि इथेनॉल क्या होता है। C2H5OH एक रिन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मौजूद है, इसलिए जब इसको आप बर्न करेंगे तो उससे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं अदर देन फ्यूल। ये सारे इसके यूजेस हैं, हम इन सबको जानते हैं। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में इस्तेमाल हो रहा है, पर्सनल केयर